नमस्कार दोस्तों, संस्कार अकादमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम भारतीय संविधान के नए नए आयामों पर चर्चा कर रहे थे। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक नए आयाम पर चर्चा करेंगे। वो एक नए आयाम है भारतीय संसदीय प्रक्रिया के तहत हम पढ़ रहे हैं। और संसदीय प्रक्रिया के तहत हमने देखा था संसद के कार्य, हमने पढ़े थे संसद के कार्य। और संसद के कार्यों में हमने देखा था संसद के निम्नलिखित कार्य होते हैं, जिनमें पहला कार्य था वो था संसद कानूनों का निर्माण करती है। उसके बाद में दूसरा कार्य बजट पारित करती है, तीसरा निर्वाचन संबंधी कार्य करती है, और जो चौथा कार्य था वो विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटाती है। अब हम एक एक को देख रहे थे। पहले हम देख रहे थे कानूनों का निर्माण करना, इसको हमने देखा। अब जो कानूनों का निर्माण था उसमें हमने देखा कि जो विधेयक होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, उन पर चर्चा की। विधेयकों में निहित तत्वों के आधार पर कितने प्रकार के थे उस पर हमने चर्चा की। और उसके तहत हमने पहला पढ़ा था साधारण विधेयक, और साधारण विधेयक हमने कंप्लीट कर लिया था पिछले वाले वीडियो में। अब हम पढ़ेंगे वित्त विधेयक के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वित्त विधेयक के बारे में। फाइनेंशियल बिल, वित्त विधेयक, ये आय का जो लेखा जोखा होता है, आय व्यय से संबंधित होता है, वो वित्त विधेयक कहलाते हैं। और ये जो वित्त विधेयक होता है, इसकी जो सबसे पहली विशेषता है वो है कि इसको संसद के किसी भी सदन में रख सकते हैं। यानी संसद के जो दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में रख दो। अगर आप चाहे तो राज्यसभा में रख दो, आप चाहे तो लोकसभा में रख दो। उसके बाद इसकी जो अगली विशेषता है, इसे दोनों सदनों से पारित होना आवश्यक है। दोनों सदनों से पारित होना क्या है? आवश्यक है। यानी दोनों सदनों से पारित होगा। ठीक है। अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो गया, वो बिल पारित नहीं हो रहा है, तो इस संदर्भ में याद रखना, इस वित्त विधेयक के संदर्भ में भी राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। क्या बुला सकता है? संयुक्त अधिवेशन, यानी ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। ये भी हमें क्या रखनी है? ये भी याद रखनी। ये इसकी मुख्य विशेषता है। अब हम देख रहे हैं एक विधेयक और होता है धन विधेयक। जो धन विधेयक है, मनी बिल है, इस धन विधेयक पर चर्चा करेंगे। जो पहला प्रश्न बनता है कि ये जो धन विधेयक है, ये वित्त विधेयक का ही भाग होता है। धन विधेयक वित्त विधेयक का ही भाग होता है, इसलिए हम कह सकते हैं सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक हो सकते हैं, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते हैं। यहाँ से कथनों के कारण वाला बहुत बढ़िया प्रश्न बन सकता है, यह हमें याद रखना। धन विधेयक। अब अनुच्छेद 109 में लिख रखा है, अनुच्छेद 109 में क्या लिख रखा है कि जो धन विधेयक होता है, इस धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा में रखा जाएगा। अनुच्छेद 109 में लिख रखा है कि धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाएगा। ये अनिवार्य है। बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है यहाँ से। अनुच्छेद 109 में लिख रखा है धन विधेयक सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से। अब जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा इस धन विधेयक को अधिकतम 14 दिनों की देरी कर सकती है। अधिकतम कितने दिनों की? 14 दिनों की देरी कर सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर इसको पारित कर देती है, धन विधेयक को, या अनुमोदन कर देती है, तो धन विधेयक पारित माना जाता है। परंतु अगर 14 दिन तक राज्यसभा किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है, तो भी धन विधेयक क्या माना जाता है? पारित माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं, यानी राज्यसभा अधिकतम इस धन विधेयक को 14 दिनों तक रोक सकती है या 14 दिनों की देरी कर सकती है। ये लिख रखा है अनुच्छेद 109 में। अब हम देखेंगे धन विधेयक के बारे में आगे। यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न है। अनुच्छेद जो 110 है, इस अनुच्छेद 110 में इस धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। यानी धन विधेयक को, इस मनी बिल को क्या किया गया है? परिभाषित किया गया है। क्या परिभाषित किया गया है? यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। यानी धन विधेयक धन विधेयक
जो अनुच्छेद 110 है, इस अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। और क्या लिख रखा है वहां पर जो पहली लाइन है वहां पर लिख रखा है, यानी करों में करों को क्या करना, करों को लागू करना। करों को मतलब जो आपका टैक्स होता है उस टैक्स को क्या करना, लागू करना। और आगे इसी में आगे लिख रखा है करों में वृद्धि करना। करों में क्या करना, वृद्धि करना। करों में क्या करना, कमी करना। करों को क्या करना, समाप्त करना। यानी अगर कोई बिल टैक्स को लागू करवाने के लिए लाया जा रहा है तो वो क्या धन विधेयक है। अगर टैक्स में वृद्धि करनी है तो भी धन विधेयक है, टैक्स में कमी करनी है तो भी क्या धन विधेयक है। अगर टैक्स को समाप्त करना है उससे संबंधित जो विधेयक है, बिल है, वो भी क्या है, धन विधेयक है। यानी करों में करों को लागू करना, करों में वृद्धि करना, करों में कमी करना तथा करों या टैक्स को क्या करना, समाप्त करना, ये लिख रखा है पहले। आगे क्या लिख रखा है, इनसे संबंधित जो सभी विधेयक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, धन विधेयक। आगे लिख रखा है धन उधार लेना, यानी अगर कोई देश यानी भारत किसी दूसरे देश से या किसी दूसरे राष्ट्र से धन उधार लेता है, धन उधार लेना या उधार देना, इनसे संबंधित भी जो बिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। यानी इनसे संबंधित जितने भी जो विधेयक हैं वो क्या है, धन विधेयक। लिख रखा है, आगे लिख रखा है जो संचित निधि होती है, संचित निधि पर आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। संचित निधि से पैसा निकालना, अगर आपको संचित निधि से पैसा निकालना है उससे संबंधित जो विधेयक होता है वो भी क्या कहलाता है, धन विधेयक। परंतु संचित निधि के लिए पैसा निकालने के लिए जो लाया गया बिल होता है वो विनियोग विधेयक होता है। क्या होता है, विनियोग विधेयक। ठीक है। संचित निधि पर किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना, संचित निधि पर किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना, इनसे संबंधित बिल क्या कहलाते हैं, इनसे संबंधित बिल क्या कहलाते हैं, धन विधेयक कहलाते हैं। तो आपने देखा संचित निधि से पैसा निकालना, यानी जो संचित निधि होती है और एक आकस्मिक निधि होती है। संचित निधि से जो पैसा निकाला जाता है वो भी धन विधेयक की श्रेणी में आता है, परंतु उसे निकालने के लिए जो प्रक्रिया होती है वो विनियोग विधेयक है, विनियोग बिल है। संचित निधि पर किसी व्यय को भारित व्यय घोषित करना। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये भारित व्यय क्या है। ये भारित व्यय समझते हैं हम। भारित व्यय का मतलब होता है ऐसा व्यय जिस पर संसद में चर्चा की जा सकती है, विचार विमर्श किया जा सकता है, संसद में चर्चा की जा सकती है, परंतु संसद में इस संदर्भ में वोटिंग नहीं करवा सकते। ये हमें उनसे संबंधित जो बिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भारित व्यय कहलाते हैं। यानी ऐसा व्यय जिसमें क्या की जा सकती है, संसद में चर्चा की जा सकती है परंतु उस संदर्भ में वोटिंग नहीं की जा सकती है। इनसे संबंधित जो व्यय भारित व्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, भारित व्यय कहलाते हैं। अब आगे हम देखेंगे जो धन विधेयक होता है, इस धन विधेयक के साथ ये जो धन विधेयक होता है, इस धन विधेयक को ये याद रखना, राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु नहीं लौटा सकता। यह हमें याद रखना है। बहुत सबसे बढ़िया प्रश्न आएगा आने वाले कथनों में से सही कथन को छांटिए। तो अगर ऐसा राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, राष्ट्रपति वित्त विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, तो इनसे आप याद रखना राष्ट्रपति इस धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये हमें याद रखना है। और क्या याद रखना, जो अनुच्छेद ये बातें अनुच्छेद 111 में लिख रखी है, अनुच्छेद 111 में लिख रखी है। अनुच्छेद 111 में लिख रखा है कि राष्ट्रपति धन विधेयकों को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता। ये हमें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में जो लिख रखा है
यानी जो अगर अनुच्छेद 110 में लिख रखा है, आगे लिख रखा है अनुच्छेद 110, इस अनुच्छेद 110 में लिख रखा है किसी शुल्क, किसी यानी शुल्क या जुर्माने से जो संबंधित बिल है, जुर्माने से संबंधित कोई बिल है तो वो धन विधेयक नहीं कहलाएंगे। किसी शुल्क या जुर्माने से संबंधित विधेयक धन विधेयकों की श्रेणी में नहीं आते हैं। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। अब हम देख रहे हैं आगे एक जो तीसरा विधेयक होता है वो है संविधान संशोधन विधेयक। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में कर रखा है, 368 में कर रखा है। अब जो संविधान संशोधन संबंधी बिल होते हैं इनको किसी भी सदन में रखा जा सकता है, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। यानी चाहे लोकसभा में रख दो पहले, चाहे राज्यसभा में रख दो, किसी भी सदन में रखा जा सकता है। और क्या, दोनों सदनों से पारित होना क्या चाहिए, पारित होना क्या है, आवश्यक है। यह भी हमें क्या रखना है, याद रखना है। यानी दोनों सदनों से पारित होना चाहिए, यह आवश्यक है। परंतु याद रखना अगर दोनों सदनों के बीच मतभेद पैदा हो जाता है तो राष्ट्रपति इस दौरान संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता। क्यों नहीं बुला सकता? क्योंकि इस संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त होती है। अगर एक सदन को लगे कि हमें इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करना है तो वो दूसरा सदन उस बिल को रोक सकता है। यानी दोनों सदनों से विशेष बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यह अनुच्छेद 368 में उल्लेखित है। और क्या लिखा रखा है आगे लिख रखा है अनुच्छेद 368 में लिख रखा है कि इस संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद में निहित होती है। केवल संशोधन कौन करेगी, संसद क्या करेगी, संशोधन करेगी। और आगे लिख रखा है संसद संविधान के किसी भी भाग में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। परंतु याद रखना वहां पर लिख रखा है यानी संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करके नहीं, संविधान के मूल ढांचे को मद्देनजर रखते हुए संशोधन कर सकती है। आपने देखा होगा जो 99वां संविधान संशोधन था एनजेक वाला, वो संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा था। संसद ने संशोधन कर दिया, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, उस पूरे के संविधान संशोधन को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। तो यह संसद का पहला कार्य था कानूनों का निर्माण करना, जिनके तहत हमने पहला पढ़ा साधारण विधेयक, फिर पढ़ा हमने वित्त विधेयक, और वित्त विधेयक में पढ़ा हमने धन विधेयक, और उसके बाद में हमने पढ़ा संविधान संशोधन विधेयक। इनसे संबंधित बहुत बढ़िया प्रश्न आते हैं, आप इन पर ध्यान देंगे। अब हम संसद का दूसरा कार्य पढ़ रहे हैं। संसद का दूसरा कार्य क्या है? दूसरा कार्य है निर्वाचन संबंधी कार्य पढ़ेंगे हम। संसद का निर्वाचन संबंधी कार्य, संसद के दूसरा कार्य, हमने पहला पढ़ा कानूनों का निर्माण करना, अब दूसरा पढ़ रहे हैं निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य यानी संसद क्या करती है, विभिन्न पदाधिकारियों का निर्वाचन भी करती है। अब देखिए किन का क्या करती है, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है कि नहीं करती, बताओ। राष्ट्रपति का निर्वाचन, दूसरा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। कहने का मतलब सीधा सा है कि मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। दूसरा उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। इनको संसद का दूसरा कार्य क्या है, निर्वाचन संबंधी कार्य, जिनके तहत संसद राष्ट्रपति का चुनाव करती है, जिसके तहत संसद उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। उसके बाद में संसद का जो तीसरा कार्य है वो तीसरा कार्य है क्या, विभिन्न पदाधिकारियों को विभिन्न
पदाधिकारियों को क्या हटाना, पद से हटाना। ये भी सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बहुत बढ़िया प्रश्न बनते हैं। संसद विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटा देती है जब वे संवैधानिक रूप से कार्य नहीं करते हैं। पहला किसको हटाती है, पहला देखो राष्ट्रपति को कौन हटाती है, संसद हटाती है। कौन सी प्रक्रिया के तहत, महाभियोग प्रक्रिया के तहत, हमने देखा था महाभियोग प्रक्रिया के तहत संसद के दोनों सदन हटाते हैं, दोनों सदन चर्चा होती है, बिल आता है, वो प्रस्ताव आता है, प्रस्ताव पर चर्चा होती है, दोनों सदन वोटिंग करके फिर राष्ट्रपति को हटाते हैं, तो कौन, संसद हटाती है। दूसरा है उपराष्ट्रपति को हटाना। किसको हटाना, उपराष्ट्रपति को हटाना। उपराष्ट्रपति को भी कौन हटाती है, संसद। परंतु याद रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले पहल कौन करती है, राज्यसभा पहल करती है। ये तुम्हें याद रखना, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। इस बात को तुम्हें याद रखना। जो केग का अध्यक्ष होता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को हटाती है। और यहाँ से भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को कौन सी प्रक्रिया के तहत, जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं उसी प्रक्रिया के तहत केग के अध्यक्ष को हटाते हैं। और किनको हटाती है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाती है। न्यायाधीशों को पद से हटाती है। ये कौन हटाती है, संसद हटाती है। ये भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। ये भी तुम्हें क्या रखना है, याद रखना है। उसके बाद में देखो, यानी सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को भी कौन हटाती है, संसद हटाती है। एक होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी कौन हटाती है, संसद ही हटाती है। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त होता है भारत में, निर्वाचन आयोग का मुख्य जो अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इस मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी कौन हटाती है, संसद हटाती है। और देखो राज्य निर्वाचन आयोग, इस राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी कौन हटाती है, इस राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष को भी संसद ही हटाती है। यह हमें क्या रखना है, याद रखना है। तो संसद का जो तीसरा कार्य है, विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटाना। उसके बाद में और क्या क्या कार्य है, और देखो इधर और देखो, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाती है। लोकसभा के यानी अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष इन दोनों को भी कौन हटाती है, संसद हटाती है। और देखो राज्यसभा में जो उपसभापति होता है, उपसभापति, इसको भी कौन हटाती है, संसद हटाती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सभापति को कौन हटाती है। भाई सभापति कौन बनता है, उपराष्ट्रपति बनता है, तो इसको भी संसद हटाती है। परंतु सबसे पहले पहल कौन करेगा, राज्यसभा करेगा। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटाना। ये संसद का और क्या कार्य है, वो विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटा सकती है जब वो संवैधानिक रूप से कार्य नहीं कर रहे हो। राष्ट्रपति को हटाती है महाभियोग प्रक्रिया द्वारा। उपराष्ट्रपति को हटाती है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले पहल कौन करेगा, राज्यसभा करेगी। जो नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का अध्यक्ष होता है उसको हटाती है, और नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को उसी विधि द्वारा हटाती है जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं, उसी विधि से के अध्यक्ष को हटाते हैं। अगला और किनको हटा सकती है, सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के सभी न्यायाधीशों को हटा सकती है। जो केंद्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भी हटा सकती है। और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है, इस राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटा सकती है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी उसी विधि से हटाते हैं जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, इस राज्य निर्वाचन आयोग को उसी विधि द्वारा हटाते हैं जिस विधि से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाते हैं। हम इस टॉपिक के बाद जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, वो विधियां पढ़ेंगे कौन सी विधि द्वारा हटाते हैं, हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग को हटा सकती है। लोकसभा के अध्यक्ष तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इन दोनों को भी संसद हटाती है। और जो राज्यसभा में उपसभापति होता है इसको भी संसद हटा सकती है। तो हम संसद के कार्य देख रहे हैं, और इन संसद के कार्यों के तहत हमने 3 कार्य देख लिए। एक कार्य बचा है बजट पारित करना, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, बजट
पारित करना। तो निर्वाचन संबंधी कार्य हो गए, विभिन्न पदाधिकारियों को पद से हटाना हो गया, और कानून निर्माण संबंधी कार्य हो गए। ये कार्य करेंगे हम। अब जो 3 संसद का एक कार्य और बचा है, हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। अगले वीडियो में नहीं देखेंगे, अगले वीडियो में तो हम फिर लोकसभा और राज्यसभा सदन में लेके आएंगे, क्योंकि वो एक ही बचा है, तो फिर हम सारा 7 हो जाए। एक बजट पारित करना। संसद का जो चौथा कार्य है वह है बजट पारित करना। बजट पारित करना ये संसद का कार्य है, ये भी संसद का ही कार्य है, बजट पारित करना। अब ये जो बजट है, इस बजट से संबंधित भी बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि ये जो बजट है, इस बजट शब्द का उल्लेख संविधान में है? तो याद रखना, इस बजट शब्द का संविधान में उल्लेख नहीं है। फिर क्या उल्लेख है? जो अनुच्छेद 312 है, इस अनुच्छेद जो 112 है, जो अनुच्छेद 112 है, इस अनुच्छेद 112 में इस बजट की जगह वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का क्या है? उल्लेख कर रखा है। यानी बजट शब्द का नहीं, बजट की जगह उन्होंने तो शब्द काम लिया वार्षिक वित्तीय विवरण। तो बजट पारित करना ये भी किसका कार्य है? संसद का कार्य है। और इस बजट का उल्लेख अनुच्छेद 112 में, परंतु याद रखना संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, उसकी जगह वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख कर रखा है। अब जो बजट का निर्माण करती है, बजट बनाती कौन है? बजट बनाता कौन है? कार्यपालिका क्या बनाती है? बजट बनाती है। परंतु इसको पारित कौन करती है? व्यवस्थापिका इसको क्या करती है? व्यवस्थापिका क्या करती है? पारित करती है। ये याद रखना। यानी जो वित्त विभाग का जो मंत्रालय होता है, वो क्या बनाता है? बजट को बनाता है। बजट का मतलब होता है वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा रखना। यानी एक वर्ष का ही अनुमान लगाया जाता है, एक वर्ष में हम कितना खर्च करेंगे, कौन कौन से सेक्टर में खर्च करेंगे। तो एक वर्ष का क्या होता है? आय व्यय का लेखा जोखा होता है बजट। अब ये जो बजट होता है, ये बजट भी क्या होता है? एक प्रकार का क्या होता है? धन विधेयक होता है। एक प्रकार का क्या होता है? बजट भी धन विधेयक होता है। इस कारण इस बजट को भी सबसे पहले कहाँ रखा जाता है? सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। सबसे पहले लोकसभा में रखा जाता है। यह हमें याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि बजट को सबसे पहले कहाँ रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि बजट भी एक प्रकार का क्या है? धन विधेयक है। और धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ रखते हैं? लोकसभा में रखते हैं। यह हमें क्या रखना है? याद रखना है। अब जो एक है अनुच्छेद 266, अनुच्छेद 266, इस अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि का उल्लेख है। किसका है? संचित निधि का उल्लेख है। और इस संचित निधि पर संसद का क्या होता है? नियंत्रण होता है। संसद का क्या होता है? नियंत्रण होता है। यानी संसद की अनुमति से ही इस संचित निधि से क्या निकाला जाता है? धन निकाला जाता है। अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख है? संचित निधि का। और अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का। इस आकस्मिक निधि पर नियंत्रण किसका होता है? राष्ट्रपति का होता है। यह हमें याद रखना है। तो बजट से संबंधित भी प्रावधान हमने देख लिए एक साथ। तो संसद के कंप्लीट संसदीय प्रक्रिया पूरी कंप्लीट। अब हमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के बारे में देखना है। तो हम अगले वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।